हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और हमारी 10th क्लास का हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। उसी में हम लोग आपका इतना पढ़ चुके थे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्रकार की चीज़ें हैं, इनको हमने देख लिया। सबसे पहले हमने देखा इसी प्रश्न के उत्तरगत कि सबसे पहले हमने देखा 80 नंबर का क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग जो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन हैं उनको हम पढ़ रहे हैं, उनको ही समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक एक करके। ठीक है, इतना हम लोग उसमें देख चुके हैं, बात कर चुके। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? रोपण कृषि तक हमने देख लिया। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किसका अग्रणीय उत्पादक है। यानी कि जो आपका कोडरमा क्षेत्र है वहां से क्या चीज निकाली जाती है, किस खनिज का उत्खनन होता है, ये आपको बताना है। बताइए, कोडरमा से क्या निकलता है। क्लियर है? चलिए, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि झारखंड में स्थित जो आपका कोडरमा क्षेत्र है वो किस खनिज का उत्पादक है। अब या तो आंसर होगा बॉक्साइट, या होगा लोहा अयस्क, या होगा अभ्रक, या होगा आपका तांबा। अभ्रक को हम बोलते हैं माइका। अब मुझे बताइए क्या निकलता है सबसे ज्यादा। तो आपको क्लियर आंसर होना चाहिए कि इसका सही आंसर होगा माइका, यानी कि जो अभ्रक है वो आपका कोडरमा से क्या निकलता है, अभ्रक निकलता है। तो ध्यान रहे, 6 छतरी में क्या है, अभ्रक। तो उत्तर हमको लिखना है 6 छतरी का अभ्रक। क्लियर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, कि कौन सा उद्योग ऐसा है जो बॉक्साइट को रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है। एल्युमिनियम, पेपर, सीमेंट या स्टील। बताइए कौन सा उद्योग है। स्मेल्टिंग उद्योग है एल्युमिनियम का, पेपर है, सीमेंट या स्टील। तो आपको क्लियर होगा कि इसमें किसके लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। बताइए, तो आपका आंसर यहां से क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको बताएंगे। चलिए आगे बढ़े। तो इसका आंसर होना चाहिए एल्यूमिनियम प्रगलन। क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम को हम बॉक्साइट के रॉ मटेरियल के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं, उत्तर देखिए। उत्तर में हम लोग इसका देख रहे हैं, उत्तर में जे एल्यूमिनियम प्रगलन को हम लोग इसमें देखते हैं। क्लियर है? चलिए देख लिया। अब आ गए आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन। देखिए, अभी जो भी हमने क्वेश्चन करे उनके सामने उनकी मार्किंग लिखा थी कि वो कितने नंबर के क्वेश्चन है। ठीक, ये ऑप्शनल था, ऑप्शन में लिखना था। अब ऐसे ही आपको सीधा टू द पॉइंट लिखना है। ठीक, और हम अब पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उस सूची का नाम बताइए जिसमें आने वाले विषय संघ और राज्य सरकार आपका दोनों कानून बना सकती है। बताइए कौन सा विषय है जिस पर दोनों कानून बना सकती है। ध्यान दीजिए, अब हम नए पेज पर पढ़ रहे हैं और उत्तर नंबर 2 का हम लोग आंसर लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, कौन सा ऐसी सूची है जिस पर आपका दोनों कानून बनाते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए, संघ और राज्य सूची मिलकर किस पे कानून बनाते हैं, तो समवर्ती। ध्यान दीजिए, समवर्ती सूची पर, किस पर, समवर्ती। समवर्ती सूची। ठीक,
उत्तर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का। व्यक्ति के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर मतभेद ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अगर कोई व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर कोई मतभेद नहीं करता, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का आंसर मैं एक साथ बताऊंगा। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल की ने सर्वाधिक सीटें हासिल की? अब आप ऐसे क्वेश्चन, ये आपका करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि आपने कितना करंट का क्वेश्चन पढ़ा है, यह आपको क्लियर करने का मौका मिलेगा। आप इन दोनों प्रश्नों को पढ़िए। देख लिया? क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़े, चलिए। तो संभाव्य सूची देख लिया। तो व्यक्ति जो किसी धर्म के बीच आस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, हम उसको कहते हैं धर्म निरपेक्ष। क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्ष। क्लियर है? उत्तर नंबर 4 ये आपको बताना है। और क्वेश्चन क्या है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने सर्वाधिक जीत हासिल की, सर्वाधिक सीटें हासिल की? तो आपको क्लियर होना चाहिए। इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी, और ब्रैकेट में लिख दीजिए बीजेपी, क्योंकि इन्हीं की सबसे ज्यादा क्या थी, लोकसभा में सीट थी, लोकसभा में। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े। अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, यह कथन सत्य है। कैसा है? यह कथन सत्य है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक सत्ता पर आधारित होती है। यह कथन सत्य है कि असत्य है, यह आपको छांटना है। तो सत्य होगा या असत्य होगा, बताइए। और उसके बाद भूमिगत जल और कच्चा तेल में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? चलिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कथन सत्य है। ध्यान दीजिए, उत्तर 5 सत्य है। ध्यान रहे, उत्तर 6, उत्तर 6 को हम देखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन पूछा गया है भूमिगत जल और कच्चा तेल में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है। ज्योग्राफी में मैं पढ़ा रहा हूं, चैप्टर नंबर 2 में से बताया है। क्लियर है? आंसर आपको क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है भूमिगत जल। इसका आंसर है क्या होगा? भूमिगत जल जो है इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो भूमिगत जल और कच्चे तेल में से नवीकरणीय संसाधन के रूप में अगर आप देखोगे, आंसर क्लियर हो जाएगा कि भूमिगत जो जल है वो क्या है आपका, वो आपका नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्राउंड वाटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है जो आपके करंट ओरिएंटेड होते हैं, और ऐसा क्वेश्चन 2026 में भी पूछने वाला है। क्लियर है?
क्लियर है? तो हमको ध्यान रखना है। चलिए, तो आपको क्लियर होना चाहिए कब मरा जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए 24 दिसंबर। कब? 24 दिसंबर। क्लियर है? आंसर नंबर 7, सॉरी आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8 देखिए, NIC का पूरा नाम, NIC का पूरा नाम आपको बताना है। अब आप जब आंसर नहीं करेंगे, आप आंसर नहीं दिखाएंगे, तो बच्चों कैसे काम चलेगा? देखिए, ये सब चीजें आपके ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि आप कितने अच्छी सब हर तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सब चीजों को। तो बच्चों, हो गया। तो हमको देखना है NIC की फुल फॉर्म। तो NIC की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय, तो ध्यान दीजिए इसका होगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। क्लियर है? तो इसका क्या होगा? नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट, साइंस इंस्टीट्यूट। क्लियर है? अगला है राष्ट्रीय सेवा योजना, NSS। आप देखते हैं जैसे NCC होती है ना, ऐसे ही एक होता है NSS। तो ये पूछ रहा है कि NSS का आदर्श वाक्य क्या है। क्लियर है? तो आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? थोड़ा लिखेंगे NSS के बारे में ना, ताकि बेसिक फंडामेंटल जानकारी हमको मिले। अब तो मान लीजिए फिलहाल ये पूछा हुआ, कुछ और पूछ ले, एस्टैब्लिश कब हुई, इन चीजों के बारे में थोड़ा हम देखेंगे। क्लियर है? चलिए यहां लिखते हैं। आंसर 9 क्वेश्चन, NSS को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय सेवा योजना। और राष्ट्रीय सेवा योजना, ये तो कहा जाता है NSS को। और इसका जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आदर्श वाक्य, हमें ये तो देखना है कि आदर्श वाक्य क्या है? मैं नहीं बल्कि तुम। मैं नहीं बल्कि तुम, ये हमको देखना है। मैं नहीं बल्कि तुम। क्लियर है? और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? 24 सितंबर 24 सितंबर 1967। क्लियर है? और ध्यान रखना, ये भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित है। उसका नोडल एजेंसी पूछ ले, नोडल एजेंसी कौन सी है, तो आपको क्लियर होना चाहिए
युवा एवं खेल मंत्रालय, युवा और मंत्रालय। क्लियर है? युवा और खेल मंत्रालय, ये इसकी नोडल एजेंसी है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो इतना है, मैं नहीं बल्कि तुम, ये इसकी एडिशनल जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे बाद में, पहले इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और आप देखिए, यहां तक हमने जो था सारे 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। अब इसके बाद जो है हमारे पास लघु क्वेश्चन आ रहे हैं। लघु, और लघु क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, G7 देशों से आप क्या समझते हैं? G7 देश किस आधार पर ब्रेटन वुड और उसकी जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको बहुत प्रकार से मिल सकता है। जैसे G77 क्या है, G77 को समझाइए, ब्रेटन वुड सम्मेलन और वर्ल्ड बैंक में क्या आधार है। तो अगर कहीं भी G77 का संबंध आए तो क्वेश्चन कैसे घुरा फिरा के पीछे, आंसर जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं उसी आधार पर आपको आंसर को लिखना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहे। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये, अगर बच्चा लिखना चाहे जी आपका 77 पर, तो वो भी आराम से अपना आंसर को लिख सकता है। क्लियर है? चलिए, बताया कोई बच्चा? तो आंसर आपका कौन से नंबर का क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 10 के नाम पर हम चल रहे हैं, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख रहे हैं, G77 विकासशील देशों का एक समूह है। क्या है? विकासशील देशों का एक समूह है जो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को प्राप्त करने, जो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए एक समूह के रूप में काम करता है। कैसा है? एक समूह के रूप में काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक, ब्रेटन वुड के विश्व बैंक, अभी यहां लिखा है ना, ये ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान
दोहरे प्रतिक्रिया के कारण IMF और वर्ल्ड बैंक को, यानी कि इंडियन मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय जो इसकी बात मुद्रा कोष, IMF और विश्व बैंक को तथा विश्व बैंक को जुड़वा बहन कहा जाता है। कैसा है? जुड़वा बहन कहा जाता है कि असंतोषजनक सेवाओं के कारण असंतोषजनक सेवाओं के कारण नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने G77 समूह का गठन किया। G77 समूह का गठन किया और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की। यही है पूरा G77। तो लिख लीजिए आप G77 क्या है, कोई आपसे पूछ ले, आपको पता होना चाहिए कि भाई G77 क्या है। हो गया? चलिए आगे बढ़ लीजिए। और नव राष्ट्र की जो सेवा है इनको हमने इतना देख लिया किस तरीके से है। तो कल हम बात करेंगे मार्टिन लूथर ने धार्मिक क्षेत्र में जो प्रिंटिंग प्रेस आई थी उस कला को किस प्रकार से बताया है। चलिए तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करिए और जो आगे शेष क्वेश्चन है आप उनको घर से करिए ताकि कल उनको अच्छा से करा जा सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।